नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोयला क्लासेस में। आज का जो सेशन है इसमें हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो कि इंडिया के इंटरनली आपको देखने को मिलती हैं। जो प्रॉब्लम है वो आपकी नक्सलवाद की है, नक्सलाइट्स की है। रिसेंटली आपने न्यूज़ में सुना होगा, अभी 2-4 दिन पहले जून मंथ में ही, कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में वहाँ पर नक्सलवादियों के द्वारा जो सीआरपीएफ के कुछ जवान हैं वो शहीद हो गए हैं। नक्सलवादियों ने जो रोड है उस पर आईईडी, जो एक इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस होता है, जो उसको लगाया था, जिसकी वजह से जिस रास्ते पर सीआरपीएफ के जवान जा रहे थे वहां पर एक्सप्लोजन होता है और जिसकी वजह से जो 3 जवान हैं वहां पर शहीद हो जाते हैं। ये जो समस्या है इंडिया के अंदर नक्सलाइट्स की या फिर नक्सलवादियों की या माओइस्ट की, ये कोई आज की समस्या नहीं है, ये काफी पुरानी समस्या है। ये जो समस्या है इससे हमारी जितनी भी सरकारें आज तक रही हैं, 1960s के बाद की अगर मैं बात करूं तो जितनी भी सरकारें रही हैं सभी को जूझना पड़ा है। और ये समस्या भारत के अलग अलग स्टेट्स को कवर करती है, जिसमें छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कई स्टेट्स आते हैं। इन सभी स्टेट्स में ये समस्या देखने को मिलती है नक्सलवाद की। तो आज के लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे एक्चुअली में ये नक्सलवाद है क्या और किस तरह से इसका ओरिजिन हुआ और आज के टाइम पे किस तरह से गवर्नमेंट जो है इस समस्या से डील कर रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका जो सवाल है वो कुछ इस तरह से बन सकता है, व्हाट इज द नक्सलिज्म, डिस्कस द वेरियस रीजन ऑफ द नक्सलिज्म एंड गवर्नमेंट एफर्ट्स टू रूट आउट नक्सलिज्म फ्रॉम द कंट्री। कि नक्सलवाद क्या है और नक्सलवाद के जो विभिन्न कारण हैं या फिर देश से नक्सलवाद को हटाने के लिए, उखाड़ फेंकने के लिए हमारी भारत सरकार के द्वारा किस तरह के जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं, उसके ऊपर आपको जो आपका आंसर है वो लिखना है। तो देखिए, नक्सलवाद समझने से पहले हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। एक्चुअली है क्या कि सबसे पहले आप एक चीज समझिएगा इस लेक्चर की शुरुआत करने से पहले, कि जितनी तरह के लोग होते हैं उन सभी लोगों की जो आइडियोलॉजी है वो डिफरेंट हो सकती है। अगर मैं किसी चीज से, कोई मेरी आइडियोलॉजी है, हो सकता है आपकी उससे डिफरेंट हो, तो किसी भी केस में हम ये नहीं कह सकते कि आप गलत हो या फिर हम गलत हैं। सबकी आइडियोलॉजी अलग है, डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं, हमें सभी के ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो अब आगे बात करते हैं नक्सलवाद की। तो नक्सलवाद के अंदर देखिए क्या है कि इसकी शुरुआत होती है एक आइडियोलॉजी से। आपने जब हिस्ट्री पढ़ेंगे आप, तो हिस्ट्री में आप जानेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था आपका 1789 के अंदर। अब देखिए होता क्या है उस टाइम पर कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो घटना है वो देखने को मिलती है। और उस घटना के बाद ही आज के टाइम पे जो अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं, जैसे मार्क्सिज्म हो गया, लेनिज्म हो गया, माओइज्म हो गया और उसके बाद गांधीवाद हो गया, ये सारी जो बहुत सारी आइडियोलॉजीज हैं, विचारधाराएं हैं, वो अस्तित्व में आती हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। देखिए होता क्या है, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है तो उस टाइम पर जो वहां पे राजा थे कुछ लोग उनके विद्रोही थे, कुछ लोग उनके समर्थक थे। तो जब वहां पर एक असेंबली बैठती है जिसमें बात की जाती है कि अब किस तरह से जो फ्रांस का उस टाइम का जो फ्रांस का एरिया था उसमें किस तरह से क्या क्या बदलावों की जरूरत है, क्योंकि सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था जो चाहता था कि जो उस टाइम का प्रेजेंट सिनेरियो है, जिस तरह से आज आप इंग्लैंड में देखते हैं कि वहां के राजा है, उसी तरह से फ्रांस में उस टाइम पे राजा हुआ करते थे और उस राजा मोनार्क के अंडर ही पूरा जो गवर्नमेंट है, वो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो चला करता था। अब इस चीज से कई लोग परेशान थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आप पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि सोसाइटी के अंदर इतनी ज्यादा डिस्पैरिटी थी, इतना ज्यादा अनइक्वल समाज था कि कुछ लोग बहुत अमीर थे, कुछ लोग बहुत गरीब थे। अब अगर आप एक ऐसे समाज की कल्पना करें जिसमें कुछ लोग काफी ज्यादा अमीर है, कुछ काफी गरीब है, जो एक अनइक्वालिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो क्या होगा वहां पर? जो लोग गरीब है वो बदलाव चाहेंगे। और वो बदलाव क्यों चाहेंगे? क्योंकि जो उनकी आर्थिक हालत है वो अच्छी नहीं है। जो तो अमीर है वो तो अपनी अच्छी खासी जिंदगी बिता रहा है, लेकिन जो गरीब आदमी है उसकी जो सोसाइटी के अंदर इज्जत नहीं है, पैसा नहीं है, खाने के लिए उसके पास सामान नहीं है, तो वो क्या चाहेगा? समाज के अंदर बदलाव चाहेगा। अब जब ये आपकी जो सभा बैठी, जिसमें आपके राजा भी उपस्थित थे फ्रांस के, और उसमें 2 दल थे, एक तरफ वो जो कि उस समय के समाज के अंदर बदलाव चाहते थे और एक तरह के वो लोग जो राजा के समर्थक थे, जो मोनार्कियल सिस्टम जो उस टाइम पे फ्रांस में था उसके समर्थक थे, वो बदलाव नहीं चाहते थे। तो जब ये लोग सभा में बैठे हैं तो इसमें जो राजा के लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलते हैं, जो लेफ्ट साइड में देखने को मिलेंगे, वो सारे लोग वो होंगे जो चाहेंगे क्या? बदलाव, और उसके साथ में लिबर्टी, इक्वालिटी और ये डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म, इन सब चीजों की डिमांड करेंगे। क्योंकि इक्वालिटी अगर वो मांगेंगे तभी उनको समानता का अधिकार मिलेगा, और समानता का अधिकार मिलने के बाद क्या होगा? उनके पास रिसोर्सेज होंगे या फिर उनको काम करने का अधिकार होगा,
जिस तरह से दूसरे लोगों का था। तो ये जो लेफ्ट साइड में जो बैठे थे राजा के, उन सभी की डिमांड थी लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी और लिबरलिज्म की, क्योंकि ये राजा के विरुद्ध थे, मोनार्कियल सिस्टम के विरुद्ध थे। अब मोनार्क जो होता है उसका मतलब होता है कि जो देश है, जो एरिया है, जो देश है, स्टेट है, उसका जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, सबसे ऊपर की जो पोस्ट होगी, वो आपका इलेक्टेड नहीं होगा। लेकिन डेमोक्रेसी में तो ऐसा नहीं होता। जिस तरह भारत के अंदर आप राष्ट्रपति का चुनाव देखेंगे वो इलेक्टेड है, तो वो डेमोक्रेसी के अंदर देखने को मिलता है आपको। ये लेफ्ट वाले चाहते थे चेंजर्स, इनको बोलते थे प्रो चेंजर्स भी इनको कहा जाता था, जो कि बदलाव चाहते थे। और ये जो राइट साइड में बैठे थे राजा के, इनको नहीं चाहिए था किसी भी तरह का चेंज। ये मोनार्कियल जो सिस्टम था उसी के अंदर खुश थे, क्योंकि इनको स्पेशल प्रिविलेजेस मिल रही थी, तो ये बदलाव नहीं चाहते थे। तो ये बैठे थे राइट में। अब ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे हमें उस टाइम पे देखने को मिला, लेफ्ट और राइट के अंदर जो डिफरेंस था, यही डिफरेंस आपका धीरे धीरे करके ऑल ओवर वर्ल्ड में पूरा फैला। अब देखिए फ्रांस के अंदर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसमें तो सिंपली जो लोग थे उनकी डिमांड थी इक्वालिटी की, और उसके बाद डेमोक्रेसी की, ये सब चीजें की डिमांड थी। क्योंकि वहां पर जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी वो हो रही थी अनइक्वालिटी, जो बढ़ रही थी पैसों के मामले में या फिर पावर के मामले में। लेकिन आप क्या देखेंगे कि अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में मैं इस चीज को लेके आऊं, तो आप भारत में क्या देखेंगे कि हमारे अंदर यहाँ पर भारत में मोनार्कियल सिस्टम तो नहीं है, अभी तो नहीं है। तो अगर अभी हमारे देश के बीच में अलग अलग विभिन्न विचारधारा देखने को मिल रही है, तो वो विचारधाराएं किस बेसिस पे होंगी? वो उसके बेसिस होंगे रिलीजन बेस होगा, उसका बेस होगा कास्टिज्म, क्योंकि कास्ट के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। अभी कास्टिज्म की अगर बात की जाए तो कास्टिज्म की वजह से क्या है कि कुछ कास्ट ऐसी हैं जिनको स्पेशल प्रिविलेजेस मिलती हैं, या फिर हमारे कुछ ऐसे ग्रंथ है जिनके अंदर मेंशन किया जाता है, या फिर रीति रिवाज है, कस्टम्स हैं ऐसे जिनके अंदर स्पेसिफिकली कुछ कास्ट को क्या है अपर माना जाता है, कुछ को लोअर माना जाता है। तो जहां पर डिस्क्रिमिनेशन होगा, जिस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक सोसाइटी के एक भाग के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तो उन्होंने ही बदलाव की मांग की थी। उसी तरह से इंडिया के अंदर कास्टिज्म है, डिफरेंट रिलीजन है, तो यहाँ पर जो डिमांड करेंगे वो कास्ट के बेस पर होगी, रिलीजन्स के बेस पे होगी, क्योंकि लोगों के साथ क्या है डिस्क्रिमिनेशन जो है वो किया जा रहा है। अब ये जो आइडियोलॉजी वहां पर फ्रांस में पनपी थी, शुरुआत हुई थी, उसी आइडियोलॉजी को अलग अलग जो कंट्रीज थी उन्होंने अडॉप्ट किया, और अपने वहां पर जिस तरह की भी उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी उसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर दिया। तो आज के टाइम पे जो हम लेफ्ट और राइट की बात करते हैं, वो ऐसा नहीं है कि जो राइट विंग है, अब फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें तो राइट विंग वहां पर डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहा था, लेकिन आज के टाइम पर राइट विंग की अगर मैं बात करूं इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो हमारे यहाँ पर राइट विंग भी डेमोक्रेसी की मांग करती है, लेफ्ट विंग भी डेमोक्रेसी की मांग करती है। बट डिफरेंस कहां क्रिएट हो जाता है कि जो लेफ्ट विंग है वो बात करता है लोअर कास्ट के बारे में, वो बात करता है लेबर क्लास के बारे में, वो बात करता है फार्मर्स के बारे में, जबकि जो राइट विंग है उसका इन सब चीजों के ऊपर फोकस उतना नहीं है। अब ये जो लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट है, इसके अंदर भी काफी ज्यादा अगर आप डीप में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि एक एक्सट्रीम लेफ्ट होता है, एक जस्ट लेफ्ट होता है, एक नियर टू द सेंटर लेफ्ट होता है। उसी तरह से एक आपका क्या होता है, नियर टू द सेंटर राइट होता है, एक आपका राइट होता है, और एक एक्सट्रीम राइट होता है। तो बहुत सारी डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिल जाएगी। खैर हमारा वो मुद्दा नहीं है आज। आप अगर इसको एग्जांपल से समझना चाहें तो ये बीच वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पर इमेज में आप देखेंगे तो ये मॉडरेट्स कहलाएंगे। अब यहाँ से जैसे ही आप लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो यहाँ पर आपकी लेफ्ट पार्टीज आ जाएंगी, जिसमें हम कह सकते हैं कि कांग्रेस को हम मान सकते हैं, लेकिन कुछ आइडियोलॉजी कांग्रेस की भी ऐसी है जो राइटिस्ट की जैसी है। बट हम एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे हम मान सकते हैं कि कांग्रेस जो है वो थोड़ी सी नियर टू द सेंटर है लेफ्ट, लेकिन लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी रखती है, नियर टू द सेंटर है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी नियर टू द सेंटर है लेकिन राइटिस्ट पार्टी है। अगर इसमें मैं एक्सट्रीम की बात करूं तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये एक्सट्रीम लेफ्ट हो जाएगा, और फासिस्ट जो पार्टी थी आपकी, या तो जैसे कि आप जर्मनी वाला कह सकते हैं, नाजिज्म जो आपका हिटलर वाला था, वो एक्सट्रीम राइटिस्ट आपकी आइडियोलॉजी कहलाएगी। तो ये डिफरेंसेस होते हैं लेफ्ट और राइट के अंदर। अब हमने ये क्यों समझा, क्योंकि नक्सलिज्म जो है उसकी जो शुरुआत होती है वो इन्हीं आइडियोलॉजी के बेसिस पे होती है। देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि रिसेंटली सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर अटैक हुआ है, और ये जो आपका नक्सलिज्म आपको देखने को मिलता है इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं ऐसे जहां पर आपको ये देखने को मिलता है, ऑल ओवर इंडिया में नहीं है, लेकिन समस्या काफी बड़ी है। अगर आप डाटा उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि इतने टाइम के बीच में जब से नक्सलिज्म की शुरुआत हो रही है आपकी, तब से लेके अब तक हजारों की संख्या में जो सैनिक है वो शहीद हुए हैं, जो नक्सलवादी हैं उनकी भी डेथ हुई है, और जो सिविलियंस है उस एरिया में उनको भी इन सब चीजों से काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला है।
तो अब ये नक्सलिज्म की शुरुआत कैसे होती है, देखिए आप लिखेंगे क्या, मेंशन क्या करेंगे, नक्सलिज्म इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब रेडिकल लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी। तो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी है आपकी, लेफ्ट मैंने आपको बता दिया क्या है, वो आइडियोलॉजी जो बात करती है किसके बारे में, लेबर्स के बारे में, वो बात करती है आपकी किसके बारे में, फार्मर्स के बारे में या फिर वर्कर्स के बारे में, उनके ऊपर ज्यादा फोकस है लेफ्ट विंग का। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी जो है मायावती जी की, वो लेफ्टिस्ट पार्टी कहलाती है क्योंकि उनका जो पार्टी की आइडियोलॉजी है वो बेसिकली जो निम्न स्तर की या फिर जिनको हम सो कॉल्ड जो आपकी लोअर कास्ट होती हैं उनके बारे में बात करती हैं, उनकी डेवलपमेंट के बारे में बात करती हैं, इसलिए हम कह देते हैं कि वो लेफ्ट पार्टी है। सो ये रेडिकल लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी है जो नक्सलिज्म फॉलो करता है, या फिर जो आदमी नक्सलिज्म को मानता है उस आइडियोलॉजी को फॉलो करेगा, या फिर माओइस्ट इंसर्जेंसी मूवमेंट। माओइस्ट क्या है, आपकी एक चाइना के रूलर हुआ करते थे माओ जेडोंग, उनकी आइडियोलॉजी भी आपकी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के जैसी थी। सो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि माओइस्ट इंसर्जेंसी जो ये है मूवमेंट है, इसी को हम नक्सलाइट्स भी, हम इसका नाम जो है इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, हम माओवादी भी उन्हें कहते हैं, नक्सलाइट्स भी उन्हें कहते हैं, क्योंकि उनकी दोनों की आइडियोलॉजी एक बराबर है। ये ओरिजिनेट होती है 1960s के अंदर, 1960 में जो ये समस्या है भारत के अंदर ये पैदा हुई, शुरू हुई। देखिए आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या फिर जो ये लेफ्ट विंग पार्टीज हैं, इनकी जो सत्ता है सरकार भारत के अंदर, सिर्फ कुछ ही ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर ये देखने को मिलेगी। हालांकि केरला की अगर बात की जाए तो वहां पर कॉन्टिन्यूसली जो ये कम्युनिस्ट पार्टी है वो रूल कर रही है, गवर्न कर रही है। और कमाल की बात ये भी है कि केरला जो स्टेट है कई एस्पेक्ट्स में अगर देखा जाए तो जितने भी हमारे स्टेट है भारत के उनमें सबसे ऊपर चलता है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में बात किया जाए, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में बात किया जाए, तो केरला क्या है, सबसे ऊपर चल रहा है आपकी जो जितने भी भारत के अंदर दूसरे स्टेट्स है, और वहां पर क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी स्टेट्स हैं वहां पर आपको कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ ही एमपीज देखने को मिलते हैं या एमएलए देखने को मिलते हैं, कहीं पर उनकी जो कंप्लीट आपको पार्टी है सत्ता में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। पहले क्या हुआ करता था कि आपका जो वेस्ट बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये वाले कुछ स्टेट्स हैं, यहाँ पर हमेशा से, या फिर नॉर्थ ईस्ट की बात करें, वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का काफी अच्छा होल्ड हुआ करता था। लेकिन अब जो है विचारधाराओं में बदलाव आ रहा है और जो लोग हैं वो ज्यादातर राइट विंग की तरफ झुक रहे हैं या फिर राइट विंग की साइड जा रहे हैं, तो इस वजह से लेफ्टिस्ट जो पार्टीज हैं वो थोड़ी वीक हो रही हैं भारत के अंदर अगर हम बात करें। लेकिन ये सब शुरुआत की जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है कि 1960s में उस टाइम पे जो ये कम्युनिस्ट विचारधारा थी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। और ये जो विचारधारा थी इसी के हिसाब से, जैसे कि मैंने बताया कि ये वर्कर, लेबरर्स और फार्मर्स की बात करते हैं। अब हुआ क्या कि देश जो था वो डेवलप करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, देश जो विकास की तरफ बढ़ेगा। अब जब आप विकास की तरफ जाएंगे तो आपको रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, और रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे, रिसोर्सेज आपको मिलेंगे जंगलों से, फॉरेस्ट एरिया से। और ये जो लोग हैं ये कहां पर रहते हैं, जो नक्सलाइट्स हैं ये ज्यादातर फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, ये ट्राइबल एरिया के लोग हैं जो ट्राइबल एरिया में रहते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अब डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए फॉरेस्ट में जाएगी, वहां पे पेड़ काटेगी, जमीन जो है उसको एक्वायर करेगी या एग्रीकल्चर लैंड बनाएगी, रेलवेज बिछाएगी, रोड बिछाएगी, बनाएगी। तो इन सब चीजों से होता क्या है, ये जो नक्सलाइट्स लोग हैं इनको शुरुआती दौर में इस चीज से परेशानी थी कि गवर्नमेंट जो है, सरकारें जो हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो हमारा एरिया है, क्योंकि ये जो ट्राइबल लोग हैं ये फॉरेस्ट एरिया को अपना एरिया, अपनी धरोहर मानते हैं, तो उस एरिया में गवर्नमेंट आती है, ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये करती है, और इसकी वजह से पेड़ काटे जाते हैं। और इन सब चीजों की वजह से ये जो नक्सलाइट्स लोग थे इनको गवर्नमेंट से दिक्कत थी, परेशानी थी। सो 1960s में होता क्या है, वेस्ट बंगाल में, जो आपका आज का पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, वहां पर एक नक्सलबाड़ी विलेज है, नक्सलबाड़ी एक गांव था, वहां पर इसकी मूवमेंट स्टार्ट होती है जब ये लोग सरकार के अगेंस्ट लड़ना शुरू करते हैं। एक छोटी सी मूवमेंट स्टार्ट होती है, द मूवमेंट ड्रॉज इट्स नेम फ्रॉम द विलेज। और यही जो आपका नक्सलबाड़ी गांव था वेस्ट बंगाल के अंदर, यहीं से जो इसका नक्सलवादी जो नाम है वो आपको देखने को मिलता है, वहीं से डराइव करता है ये। इसकी जो शुरुआत होती है वो आपकी कम्युनिस्ट सोसाइटी, जैसे कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ये भी कहती है, ये आपकी मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म, माओइज्म, ये आपकी सारी आइडियोलॉजीज को आप एक उसमें काउंटर, एक शब्द से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी आप कह सकते हैं। अब इसमें होता क्या है
कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का कहना यह है कि समाज के अंदर अगर आप बदलाव की बात करते हैं तो जो बदलाव आएगा वो जो गांधीयन आइडियोलॉजी है, जिसमें हम नॉन वायलेंस तरीके से बात करते हैं, ट्रूथ की बात करते हैं, इस तरह से बदलाव नहीं आता है। कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी है उसका मानना यह है कि समाज के अंदर अगर आपको बदलाव चाहिए तो वो बदलाव आपका आर्म्स के थ्रू आएगा, रेवोल्यूशन के थ्रू आएगा। इसी वजह से ये जो नक्सलाइट्स हैं, इन लोगों का मानना यह है कि जो स्ट्रगल होगी, जो रेवोल्यूशन होगा वो थ्रू आर्म्स होगा, हथियारों के साथ होगा। सरकार ऐसे बात नहीं सुनेगी, उनको हथियारों के साथ समझाना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने क्या किया, 1960s में जब नक्सलवाड़ी विलेज जो वेस्ट बंगाल में था वहां पे जब इसकी शुरुआत होती है, उसके बाद धीरे धीरे करके क्या होता है, ऑल ओवर इंडिया में ये मूवमेंट फैलती है और आज के टाइम पे काफी स्टेट्स है जो इसकी चपेट में आपको देखने को मिलते हैं। और ये जो स्ट्रगल है आर्म्स के थ्रू करते हैं, कौन करते हैं, ट्राइबल लोग, जिनके जो इस फॉरेस्टेड एरिया को या फिर एग्रीकल्चर लैंड के अंदर जहां गवर्नमेंट ने डिफरेंट जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किए हैं। It is primarily focused on the addressing socio-economic inequalities and land distribution। अब इनकी दिक्कत क्या है, इनका जो मेन कंसर्न है वो क्या है कि सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज देखने को मिलती हैं। सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, यही आपका सेम चीज कहां देखने को मिली थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर। इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा थी समाज के अंदर, और ये जो ट्राइबल लोग हैं, जो नक्सलाइट जिनको आज हम कहते हैं, उनका भी मानना यह है कि सोसाइटी के अंदर जो इनइक्वालिटीज हैं कि एक आदमी काफी तरक्की कर रहा है, पैसा कमा रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, बजाय उसके जो दूसरे ये ट्राइबल लोग हैं, इनसे इनका फॉरेस्टेड एरिया जो है वो भी छीना जा रहा है। ऐसा नक्सलाइट्स इनका मानना है, नक्सलवादियों का मानना है। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो जंगल का एरिया है, जब आपका ये लैंड डिस्ट्रीब्यूशन किया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस, उस टाइम पे क्या हुआ, जो गरीब लोग थे, किसान थे, उनको जंगलों में जहां पे गवर्नमेंट की जमीन थी या फिर एग्रीकल्चर लैंड थी, वो डिवाइड की गई लोगों के बीच में। तो एक लैंड डिस्ट्रीब्यूशन भी, ये नक्सलाइट्स हैं, इनका मेन मुद्दा है कि इनइक्वालिटीज हैं लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी। एंड द राइट्स ऑफ द मार्जिनलाइज्ड एंड इम्प्रोवाइज्ड रूरल कम्युनिटीज, और जो राइट्स हैं इनसे छीनी गई, जो नक्सलाइट्स हैं उनसे राइट्स छीनी गई फॉरेस्ट के अंदर जाने की, वहां से जो रिसोर्सेज हैं उनको, क्योंकि ये अपना हिस्सा मानते थे उसे, इस वजह से। द नक्सलाइट्स मूवमेंट believes in the overthrow of the Indian state and its replacement with the class-less society based on the Marxist and Leninist principles। तो ये जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, ये जो नक्सलाइट्स की जो आइडियोलॉजी है, इसका मानना ये है कि ये जो इंडियन सोसाइटी है या फिर इंडियन जो आपकी गवर्नमेंट है, इसको ओवरथ्रो करना पड़ेगा और एक ऐसी सिस्टम की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी जिसमें क्लासलेस हो, जिसमें आपका गरीब अमीर ऐसा वाला कुछ ना हो, जो आपकी कास्ट बेस पे ना हो, सब लोग एक बराबर हो, और क्लासलेस सोसाइटी बनाई जाएगी। और ये क्लासलेस सोसाइटी का जो आइडिया है, ये आता है आपका मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट प्रिंसिपल से। कार्ल मार्क्स का ऐसा कहना था, ये आपके एक फिलोसोफर थे, इनका कहना ये था कि जहां पर कैपिटलिस्ट मार्केट होती है, कैपिटलिस्ट का मतलब ये है, जिस तरह से अमेरिका का एक क्लासिकल एग्जाम्पल हम लेके चल सकते हैं, वहां पर कैपिटलिस्ट के अंदर होता क्या है कि अलग अलग लोगों, जितने भी तरह के वहां पे लोग हैं, उन सभी को अलाउ होता है किसी भी तरह का बिजनेस किया जाए, और जो गवर्नमेंट है या फिर जो स्टेट है उसका इंटरफेरेंस नहीं होता है। इसलिए आप देखेंगे भी है कि अमेरिका के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं, टॉप मोस्ट जो आपके 100 सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं, उनमें मैक्सिमम जो क्या है आपको अमेरिकन देखने को मिलेंगे। तो ये मार्क्सिस्ट की आइडियोलॉजी थी कि जहां पर कैपिटलिज्म होगा, जहां पर गवर्नमेंट का, स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होगा, वहां पर जो निम्न तबके के लोग होंगे, जो गरीब लोग होंगे, वो एक रेवोल्यूशन लेके आएंगे। वो हमेशा ऐसा ही देखने को मिलेगा, कहीं पर कैपिटलिस्ट सोसाइटी होगी वहां पर हमेशा जो गरीब लोग होंगे या फिर निम्न तबके के लोग होंगे वो रेवोल्यूशन लेके आएंगे, और जो उस टाइम की स्टेट होगी उसको ओवरथ्रो करेंगे। यही प्रिंसिपल्स पे आपके जो ये नक्सलाइट्स हैं उसको फॉलो करते हैं। आगे अगर बात करें, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके रीजंस क्या क्या हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया 1960s वाला नक्सलवाड़ी जो आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है, साथ में ट्राइबल डिसकंटेंट, जो ट्राइबल लोग थे वो खुश नहीं थे, किस वजह से, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। ये एक एग्जांपल है कि 1980 के अंदर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक एक्ट लेके आया गया, जिसके अंदर क्या किया गया, ये जो ट्राइबल लोग हैं इनको डिप्राइव किया गया, इनको अपनी जमीन जो है उसी से डिप्राइव किया गया, who depends on the forest produce for their living from even cutting bark, massive displacement of the tribal population in the Naxalism affected state due to the development project, mining operation and the other reason। अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा तो आप जानेंगे कि ये आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला हिस्सा जो हो गया, इस हिस्से में काफी ज्यादा माइनिंग का जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। अब माइनिंग कहाँ पर होगी, माइनिंग कहाँ पर होगी, जंगलों में होगी, या फिर वो जो एरिया है
वहां पर ट्राइबल लोग रहते थे और उनको वहां से डिस्प्लेस किया गया, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया गया, माइनिंग जो थी वहां पर शुरुआत की गई। इस वजह से जो ट्राइबल लोग हैं इनके बीच में डिसकंटेंट हुआ। उसके बाद सेकंड क्या है, इजी टारगेट। सच पीपल हु डू नॉट हैव एनी सोर्स ऑफ लिविंग आर टेकन इनटू नक्सलिज्म बाय द माओइस्ट। अब ये होता क्या है, देखिए जो शुरुआत में कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे ऐसा कहा जाता है, एक सिंपल सी चीज है, कोई भी अगर आंदोलन शुरू होता है, किसी भी तरह का रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है, उसमें जो उस आंदोलन की बेसिक नीड को समझते हैं कि हमें किस वजह से हम आंदोलन कर रहे हैं, वो कुछ लोग ही होते हैं। बाकी सारे तो बस वैसे ही साथ में हो जाते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात कीजिए, कई तरह के हमारे यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो देखने को मिलते हैं भारत के अंदर। ये गांधीयन आइडियोलॉजी की हमें इसमें धन्यवाद देना चाहिए कि गांधीयन आइडियोलॉजी के अंदर हमें सिखाया गया है कि जितने भी तरह के प्रदर्शन है, अगर नॉन वायलेंट तरीके से किए जाए तो वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। वायलेंट तरीके से किए जाएंगे तो स्टेट को काफी कम वक्त लगता है उस रेवोल्यूशन को या फिर उस प्रदर्शन को दबाने के लिए। लेकिन आप नॉन वायलेंट तरीके से जब तक प्रदर्शन करेंगे वो उतना ज्यादा सर्वाइव कर पाएगा। उसका एक बेस्ट एग्जांपल आपके जो फार्मर लॉज थे उनके टाइम पर जो प्रदर्शन हो रहा था वो आप मान के चल सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये था कि कोई भी प्रदर्शन होता है उसके अंदर सिर्फ कुछ लोग ही होते हैं जो उसकी नीड समझ सकते हैं या फिर ये रीजन जानते हैं कि हम क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी डिमांड क्या है। बाकी जो लोग हैं वो सिर्फ साथ देने के लिए, समर्थन देने के लिए आ जाते हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि जो नक्सलाइट से, जो मान लीजिए स्टार्टिंग में कोई नक्सलिज्म की जो है उसमें घुसता है और वो उस बात को समझता है कि क्यों हम गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं, और जो बाकी ट्राइबल लोग हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं और उनके पास कोई काम धंधा भी नहीं है, क्योंकि ट्राइबल लोग हैं ना वो जॉब पे तो नहीं जाते हैं, तो इजीली उन लोगों को, गांव के लोगों को इस नक्सलिज्म का जो आइडिया है या फिर इस माओइज्म के अंदर ऐड करना आसान हो जाता है जो दूसरे लीडर्स होते हैं उनके लिए। तो ये काफी इजी टारगेट्स होते हैं ऐसे लोग। सो इस वजह से भी आपका क्या है, ये नक्सलिज्म जो है काफी ग्रो कर रहा है इंडिया के अंदर। कुछ इस तरह से ये जो लोग हैं इनको हथियार भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अब ये हथियार कहाँ से आ रहे हैं, इसका एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है कि भारत एक ऐसी कंट्री है जिसके बहुत सारे जो दुश्मन एनिमी कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। अब मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी जो नेबरिंग स्टेट है, जो हमारा अच्छा रिलेशन जिनके साथ नहीं है, वो नहीं चाहेगा कि भारत क्या है कभी भी स्टेबिलिटी बनी रहे। तो इनको लोगों को, जो नक्सल लोग हैं, नक्सलवादी लोग हैं, माओइस्ट हैं, इनको ये सब जो गन्स है प्रोवाइड करने का काम हमारे जो नियर बाय नेबरिंग जो पड़ोसी देश है वो करते हैं। अब देखिए रीजंस एक और ये भी आ जाता है, गैप्स इन द सोशो इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री। हमने क्या क्या देख लिया कि सबसे पहले आप फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 पढ़ सकते हैं। दूसरा, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये इजी टारगेट होते हैं, इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोगों को इसके अंदर शामिल करने के लिए। उसके बाद क्या है, जो सोशो इकोनॉमिक गैप देखने को मिलता है कंट्री के अंदर, इन एरियाज के अंदर ट्राइबल लोग गरीब है और उनके आसपास के जो दूसरे लोग हैं जो शहरों में रह रहे हैं वो अमीर हैं। तो ये जो सोशो इकोनॉमिक गैप है इसकी वजह से क्या होता है, ये नक्सलिज्म को जो है बढ़ावा मिलता है। गवर्नमेंट मेजरिंग इट्स सक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ द वायलेंट अटैक्स रादर देन द डिप्लॉयमेंट ऑफ द डन इन द नक्सल इफेक्टेड एरियाज। तो देखिए सरकार के द्वारा काफी कोशिश की जाती है खैर, लेकिन अभी भी ये जो समस्या है भारत के अंदर आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि गवर्नमेंट का क्या इसकी तरफ रोल है। ये जो नक्सलिज्म है इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट किस किस तरह से क्या क्या चीजें कर रही है। गवर्नमेंट अप्रोच अगेंस्ट द नक्सलिज्म, ऑपरेशन ग्रीन हंट। तो सरकार के द्वारा 2010 के अंदर ये ऑपरेशन ग्रीन हंट एक चलाया गया था जिसके अंदर मैसिव डिप्लॉयमेंट की गई थी सिक्योरिटी फोर्सेस की नक्सल इफेक्टेड एरियाज के अंदर। इसमें 223 डिस्ट्रिक्ट जो थे ये नक्सलिज्म से इफेक्टेड से 2010 के अंदर, और ये जो नंबर है 19 जो कम होके 90 रह गया 9 सालों के अंदर। 2014 के बाद भी हम बात कर सकते हैं। 2014 के बाद जो बीजेपी गवर्नमेंट है सेंटर में, उन्होंने काफी ज्यादा ऑपरेसिव जो स्टांस है नक्सलिज्म के खिलाफ लिया है। देखिए दो चीजें बनती हैं नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए भारत के अंदर। एक तो आप उसके ऊपर ऑपरेसिव या फिर ऑफेंसिव तरीका यूज करें, सिक्योरिटी फोर्सेस को लगाएं और अलग अलग तरह के ऑपरेशन स्टार्ट करें, उससे किया जा सकता है। और दूसरा एक आपका अप्रोच होती है कि जो ये नक्सलाइट्स वाला एरिया है, नक्सलवाद से घिरा हुआ जो एरिया है, उस एरिया की डेवलपमेंट की जाए। तो ये दोनों केसेस बनते हैं जिससे नक्सलिज्म को कम किया जा सकता है। अब नेक्स्ट की अगर बात करें, गवर्नमेंट की तरफ से दोनों तरह की ये चीजें की जाती हैं। एक ऑफेंसिव वॉर भी स्टार्ट की जाती है जिसमें जो लोग स्टेट के खिलाफ बंदूक उठाते हैं उनको डायरेक्टली मार दिया जाता है उस एरिया में नक्सलवादियों को। और दूसरे क्या है, डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे कि आप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम देख सकते हैं। द गवर्नमेंट अप्रोच टू डील विद लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म is in a holistic manner in the areas of security development, ensuring rights and entitlement of the local communities,
इंप्रूवमेंट इन द गवर्नेंस एंड द पब्लिक परसेप्शन मैनेजमेंट। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एक ऐसा है जिसके अंदर जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है, ऐसे जिले हैं भारत के देश के जो डिस्टर्ब डिस्ट्रिक्ट है और जो काफी ज्यादा गरीब है, अगर देखा जाए तो उन एरियाज में क्या है, जो वहां के लोग हैं काफी ज्यादा गरीब है, डेवलपमेंट नहीं है, वहां पर ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है इंप्लीमेंट किया जाता है। उसके बाद ऑपरेशन समाधान, ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्टार्ट किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इनिशिएटिव टू डील विद द नक्सल प्रोग्राम। और आपका ये जो समाधान है, ऑपरेशन समाधान, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्टार्ट किया गया था। ये जो समाधान है आपका स्टैंड फॉर द स्मार्ट लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रेटजी, मोटिवेशन एंड द ट्रेनिंग और एक्शनेबल इंटेलिजेंस। ये आपके कई तरह के इस तरह के प्रोग्राम होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्टार्ट किया जाता है। कमाल की बात यह है कि ये ऑपरेशन समाधान है, इसी के रिस्पॉन्स में जो नक्सलाइट है, नक्सलवादी जो लोग हैं, उन्होंने भी ऑपरेशन जो थे, कई ऑपरेशन स्टार्ट किए थे। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो समाधान ऑपरेशन ये स्टार्ट किया था और नक्सलवादियों ने इसी समाधान के अपोजिट में दूसरे अपने ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दिए थे। इस तरह से जो फॉरेस्टेड एरिया होता है वहां पर ये जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस है वो पेट्रोलिंग करते हैं और इन लोगों को ढूंढती हैं। ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर फोटो दिखाई थी उसमें भी कुछ इसी तरह था कि सीआरपीएफ की टुकड़ी जो थी यहाँ से रोड से जा रही थी और यहाँ पे आईडी जो ब्लास्ट है वो लगाया गया था। जब वो वहां पे पहुंचते हैं तो नक्सलवादियों के द्वारा जो ब्लास्ट है वो कर दिया जाता है। अब देखना ये है वे फॉरवर्ड का मतलब ये कि अब आगे सरकार के द्वारा क्या क्या किया जा सकता है। हमने ये समझ लिया कि नक्सलवाद की शुरुआत कहां से हुई, क्या क्या इनकी डिमांड्स है, किस तरह से गवर्नमेंट अभी डील कर रही है। अब हमें ये देखना है कि आगे किस तरह से जो चीजें हैं उनको बेटर किया जा सकता है। सबसे पहले तो है गुड गवर्नेंस। द प्रेजेंस ऑफ द नक्सल इन द कंट्री आल्सो रिवील्स द लूप होल्स इन द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द कंट्री। देखिए, एक समझने वाली चीज क्या है ना, मैंने लेक्चर की शुरुआत में कहा था कि आइडियोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, बट हम किसी को ये नहीं कह सकते कि वो गलत है। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझने वाली ये है कि किसी की किसी भी तरह की डिमांड हो सकती है जो स्टेट से उनको चाहिए, क्योंकि सब लोग क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है। लेकिन ये डिमांड को पूरा करने के लिए अगर आप वायलेंट मीन्स को अपनाएंगे तो वो सही नहीं होगा, वो जस्टिफाई नहीं होगा, क्योंकि उस वायलेंट मीन्स की वजह से क्या है, कई लोगों की जान जाती है, तो वो जस्टिफाई नहीं हो सकता। और हाँ, हम लेकिन ये भी कह सकते हैं कि नक्सलिज्म का जो मुद्दा है इसको सोल्व करने में जो हमारी सरकारें नहीं हैं वो भी फेल रही हैं। दो तरीके जो मैंने आपको बताए थे कि एक तो ऑफेंसिव तरीके से और दूसरा गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसीज लेके आए, इन दोनों तरीके से क्या है, ये नक्सलिज्म की प्रॉब्लम को खत्म किया जा सकता था। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अभी तक ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो चुकी है, जबकि 1960 से ये प्रॉब्लम जो है कंटिन्यूअसली परसिस्ट कर रही है। Which has failed to curb the menace। एक गवर्नमेंट की दिक्कत है, लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत है, जिसकी वजह से क्या है, ये चीजें नहीं हो पाई हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट नीड्स टू इम्प्लीमेंट अ कोहेरेंट नेशनल स्ट्रेटजी टू एंड द नक्सलिज्म। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या है, एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जिससे ये जो नक्सलिज्म की प्रॉब्लम है वो खत्म की जा सके। सिक्योरिटी ऑपरेशंस भी जरूरी है सीआरपीएफ और बीएसएफ के द्वारा। तो ये ऑपरेशन अगर कंटिन्यूअसली चलते रहे तो नक्सल इफेक्टेड एरियाज में, तो उससे भी जो है ये समाधान थोड़ा सा हल हो सकता है। पॉलिटिकल एंगेजमेंट। पॉलिटिकल एंगेजमेंट का मतलब क्या है, देखिए नक्सलाइट जो एरिया है वहां पर अगर वहां के जो लोकल पॉलिटिकल लीडर्स है अगर उनको सरकार अपने कॉन्फिडेंस में ले तो हो सकता है वो पॉलिटिकल लीडर जो वहां पे ये नक्सलवादी लोग हैं उनको समझाएं और प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है विदाउट वायलेंस आसानी से हो सके। तो ये भी एक तरीका है जिससे क्या हो सकता है, नक्सलिज्म की जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया जा सकता है। डायलॉग एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, एक चीज इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है कि देश, दुनिया, पूरे विश्व के अंदर कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसको डायलॉग के थ्रू सॉल्व ना किया जा सके। कितने भी बड़ी समस्या हो, चाहे वो एक दो कंट्रीज के बीच में वॉर की बात हो, चाहे वो किसी भी लेवल की बात हो, अब कोई भी ऐसी समस्या ऐसी पूरे विश्व में नहीं है जिसको डायलॉग या बातचीत के थ्रू सॉल्व नहीं किया जा सकता। और वायलेंट तरीके से अगर किसी भी समस्या को सॉल्व किया जाता है तो गांधी आइडियोलॉजी ये कहती है कि उसके अंदर वो कुछ टाइम के लिए बिल्कुल शांत हो सकती है। मान लीजिए कोई प्रदर्शन चल रहा है, उसको आप विद फोर्स क्या है कुछ टाइम के लिए दबा दें, लेकिन वो कभी भी शांत नहीं हो पाएगा, पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाएगा। सो अगर डायलॉग जो है उसको अपनाया जाए तो नक्सल एरिया में नक्सल लीडर के साथ और गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ, तो इससे कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है और ये प्रॉब्लम को खत्म कर सकता है। एम्प्लॉयमेंट अगर जनरेट किया जाए एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि नक्सलाइट जो लोग हैं, माओइस्ट जो लोग हैं, उनका माओवादी जो लोग हैं उनका मानना यही है कि गवर्नमेंट की डेवलपमेंट एक्टिविटीज की वजह से वहां पर जो ट्राइबल एरिया है उसकी जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं और उन लोगों के पास काम भी कोई नहीं है, काम धंधा कोई नहीं है, मतलब वो जॉब्स नहीं करते हैं। तो अगर गवर्नमेंट क्या है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें उन्हें, तो हो सकता है कि ये जो नक्सलवादी लोग हैं ये वायलेंस जो है उसको छोड़कर जो सरकार है उसके साथ सहमति में आ जाएं।
और इस वजह से क्या है, एक तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उनको और उनके पास पैसा आएगा, डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट अगर बात करें रिमूव डिस्पैरिटी, रिमूव डिस्पैरिटी का मतलब क्या है कि जो नक्सलवादी क्षेत्र है वहां पर जो ट्राइबल एरिया में लोग रह रहे हैं वो, और जो दूसरी तरह के लोग हैं जो स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, उनके बीच में जो डिस्पैरिटी है, इकोनॉमिकल है चाहे सोशल है, ये जो डिस्पैरिटी है मतलब कमियां हैं, जो इतना बड़ा गैप है, उसको अगर सरकार कम कर पाए तो इजीली ये जो चीजें हैं वो सॉल्व हो सकती हैं। उसके बाद मॉडर्नाइज लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है must inroads into these disturbed states and their agencies well equipped with the modern artillery। अब हम देख क्या रहे हैं कि हमारे डिफेंस फोर्सेस के भी जवान जो है वो मारे जाते हैं, तो अगर उन जवान जो है और उनके पास जो आर्टिलरी है, जो उनके पास सामान है, मशीनें हैं, वो सब चीज़ों को है मॉडर्नाइज किया जाए, इंटेलिजेंस इनपुट जो है उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो उससे क्या हो सकता है, ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग मारे जाते हैं ये या शहीद होते हैं, ये आपके थोड़ा कम हो पाएंगे और जो अनवांटेड जो वायलेंस है उससे बच पाएंगे। लास्ट में आप मेंशन कर सकते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इफेक्टिवनेस एंड द इंपैक्ट ऑफ दिस एफर्ट कैन वेरी एंड द नक्सलिज्म इशू रिमेन कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेज। द गवर्नमेंट अप्रोच इन्वॉल्व अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटी डेवलपमेंट एंड द पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज। तीन चीजें यहाँ पर ध्यान देने वाली है, आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन होना चाहिए किसका, सिक्योरिटी का, उसके बाद डेवलपमेंट का और आपका पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज का। सिर्फ आप सिक्योरिटी मतलब वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को बढ़ा दें, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अगर आप सिर्फ डेवलपमेंट करते रहें तो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ये तीनों चीजों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, रूट कोज जो होगा नक्सलिज्म का उसको हम टैकल कर पाएंगे, उसको एड्रेस कर पाएंगे और उसकी वजह से क्या है, ये जो प्रॉब्लम है भारत के अंदर वो खत्म हो सकती है। तो मेरे ख्याल से आप चीजें समझ गए होंगे। आगे हम बात करते हैं हमारी तरफ से, गोयला क्लासेस की तरफ से टीओ और एटीओ के लिए दो तरह के जो कोर्स है वो स्टार्ट किए गए हैं। एक कोर्स आपका 2999 का है, जिसके अंदर आपको हमारे जिस तरह के लेक्चर अभी यूट्यूब पे चल रहे हैं इस तरह के ही लेक्चर आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन टॉपिक वाइज देखने को मिलेंगे। वो आपको लेक्चर मिल जाएंगे और साथ में स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ये जो आपका 7999 वाला कोर्स है, इसके अंदर आपको क्या खास मिलेगा कि टीओ का एग्जाम आपका क्योंकि मेंस बेस्ड है, आपको सब्जेक्टिव आएगा पूरे क्वेश्चन, तो हमारा ये जो 7999 वाला कोर्स है इसके अंदर आपको लेक्चर्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा और साथ में आपको इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी, वो है आपकी टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज के अंदर आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे हमारी तरफ से, आंसर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और इवन आपकी जो कॉपी चेकिंग है वो भी एक्सपर्ट्स के द्वारा की जाएगी। ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये मोहित राठी जी की कॉपी है जो ऑलरेडी एटीओ है, तो ये भी हमारे पास हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं। तो इस तरह से आपकी कॉपी चेकिंग होगी प्रॉपर और जो भी उसके अंदर इंप्रूवमेंट होगी वो हमारे टीचर्स के द्वारा बताई जाएगी। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल HPSC TO 2023 को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जितने भी लेक्चर्स होंगे या टेस्ट सीरीज होगी या कोर्सेज के बारे में। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। अगर पसंद आया हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि और आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो चैनल के वीडियोज की मिलती रहे। थैंक यू।